चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे और बात करेंगे पूरे दिन जितना हो सकता है बिहार कृषि पर। किस पर? बिहार। बिहार में कृषि की क्या स्थिति है और बिहार कृषि के समक्ष क्या समस्याएं हैं, क्या समाधान है, क्या होना चाहिए, क्या होनी चाहिए और सरकार क्या प्रयास कर रही है। ठीक है, हम सभी को जानना चाहिए। बिहार कृषि प्रधान राज्य है, भारत कृषि प्रधान देश है, तो कृषि के बारे में समग्र जानकारी बहुत ही जरूरी है। कृषि पर हम क्लास लाइव लेते आ रहे हैं और अब बिहार पर फोकस करके हम कृषि से जुड़े सभी पहलुओं पर बात करेंगे। ठीक है, पहले बिहार की जो कृषि है उसकी विशेषताओं पर थोड़ी बहुत बात कर लें, उसके बाद समस्या क्या है, फिर समाधान क्या है, समाधान में क्या सुझाव दीजिएगा वो, उसके बाद सरकार क्या प्रयास कर रही है उसके बारे में। सरकार के प्रयास के तहत आप लोग सुने होंगे कृषि रोड मैप और भी बहुत सारे कार्य।
राइट तो आ रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार सरकार हेलो हेलो 22-23 के अनुसार 53.9%, लगभग 54%, लगभग 54% शुद्ध निवल बुआई क्षेत्र है। ठीक है, ठीक हो गया। आ तो रहा है। हाँ, तो अधिकांश मैदानी भाग है। अधिकांश भाग क्या है? मैदानी है, कृषि योग्य है, उर्वर मृदा है, उर्वर मृदा है, और यह सदियों से कृषि से संबंधित रहा है। क्या संबंधित रहा है? मैदानी भाग। यहाँ का मैदानी भाग सदियों से कृषि से संबंधित रहा है, मृदा उर्वर रही है। ठीक है, और प्राचीन काल में अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। इस उर्वर मृदा और अनुकूल प्राकृतिक दशा के कारण ही एक कारण था जिसके परिणाम स्वरूप पहला अखिल भारतीय साम्राज्य कहाँ स्थापित हुआ? बिहार में, मगध मौर्य एम्पायर। ठीक है, उसका एक बड़ा कारण यह भी था, अनुकूल प्राकृतिक दशा। तो कृषि के अनुकूल प्राकृतिक दशा, अधिकांश भाग मैदानी है, कृषि योग्य है, उर्वर मृदा है, और नदियां सदावाहिनी नदियां हैं, सदावाहिनी नदियां हैं, अनेक सदावाहिनी नदियां हैं जो प्रतिवर्ष बाढ़ के समय जलोढ़ मृदा का फैलाव कर देती है। ठीक है, बिहार सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार अभी जो प्रस्तुत हुआ है, बिहार सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में निवल बुआई क्षेत्र, शुद्ध बुआई क्षेत्र 53.9% है। 53.9% है। ठीक है, और सुन लीजिए, बिहार को स्लीपिंग जाइंट माना जाता है, सोया हुआ दैत्य। किस मामले में? हरित क्रांति के मामले में। ठीक है, बिहार की मृदा इतनी उर्वर है, अनुकूल प्राकृतिक दशा इतनी अच्छी है यहाँ कृषि के अनुकूल कि अकेले बिहार पूरे देश को खिला सकता है। ठीक है, कमी और केवल एक की है जो हम बाद में बात करेंगे, अभी भी राजनीतिक इच्छा शक्ति की। ठीक है, पॉलिटिकल
विल पावर की, राजनीतिक प्रशासनिक इच्छा शक्ति की है। इतनी अच्छी मिट्टी है यहाँ की कि हम पूरे भारत को खिला सकते हैं, निर्यात भी कर सकते हैं, बिजली भी अच्छी पैदा कर सकते हैं, अनाज भी अच्छी पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्रमाण है मगध अंपायर यहीं पर खड़ा हुआ। ठीक है, गुप्त अंपायर यहीं पर खड़ा हुआ, हृदय स्थल रहा गुप्त साम्राज्य का, मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, तो ये अनुकूल प्राकृतिक दशा, देखिए हरित क्रांति की विशाल संभावनाएं यहां छिपी हुई है। ठीक है, तो इसके अनुकूल प्राकृतिक दशा है और बिहार के लोगों के की आजीविका का आधार। बिहार की 3/4 से अधिक आबादी, बिहार की 3/4 से अधिक कार्यकारी आबादी तीन चौथाई कार्यकारी आबादी कृषि कार्य में संलग्न है। बिहार सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दो 2017-18 से 2021-22 तक सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान 20% है, 20% है। बिहार कृषि राज्य के निवासियों को, बिहार कृषि राज्य के निवासियों को खाद्यान्न तो उपलब्ध कराती ही है, कई उद्योगों के लिए कच्चे माल भी उपलब्ध कराती है। बिहार के निवासियों की जीवन पद्धति में ही कृषि शामिल है।
जीवन पद्धति में ही कृषि शामिल है। तो आजीविका का आधार है, ठीक है। कृषि आधारित बहुत सारे उद्योग हैं, व्यवसाय हैं, मुर्गी पालन, पशुपालन, दुग्ध आधारित व्यवसाय, मधु, इन सभी में मांस, मत्स्य आदि जो कृषि आधारित है, उन सभी में बिहार की आबादी संलग्न है। और पहले ही बता चुके 80%, लगभग 3/4 से अधिक आबादी प्रत्यक्षता या परोक्षता कृषि कार्य पर निर्भर है। और यहाँ चूंकि आबादी बहुत अधिक है और बड़ी आबादी को खिलाने के लिए, ठीक है, अनाज चाहिए, तो यहाँ गहन निर्वाहक प्रकार की कृषि पाई जाती है। क्या? गहन निर्वाहक कृषि। गहन निर्वाहक कृषि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि और अधिक अनाज की तीव्र वृद्धि और अधिक अनाज उत्पादन की जरूरत के कारण बिहार में गहन निर्वाहक प्रकार की कृषि की जाती है। प्रकार की कृषि की जाती है जिसके अंतर्गत वर्ष में 4 फसलें बोई एवं काटी जाती हैं। ब्रैकेट में दीजिएगा भादई, भादई, अगहनी, रबी, गरमा, 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 गरमा। यहां अधिक उत्पादन के लिए सिंचाई, रासायनिक खाद, कीटनाशक, दवाएं, उन्नत बीज, एवं आधुनिक उपकरणों के प्रयोग हो रहे हैं। यद्यपि कतिपय कारणों से किसानों की दशा अच्छी नहीं है। यद्यपि कतिपय कारणों से किसानों की दशा अच्छी नहीं है। सुनिए, बिहार सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 75% किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी में है। सीमांत श्रेणी में बिहार सरकार ने माना है 1 हेक्टेयर से कम जिसको जमीन है, और लघु में माना है 1 से 2। तो कितना है? 75% किसान क्या है? लघु एवं, ये डेटा याद रखिएगा, महत्वपूर्ण डेटा है।
बिहार कृषि की स्थिति को बयां करती है। 75% क्या है? लघु एवं सीमांत कृषक है। तो समझिए किसानों की क्या स्थिति होगी। ठीक है, 1% से भी कम बड़ा खेत है, बड़े किसान है। 1% से भी कम, संभवतः 0.7%, ऐसा ही कुछ है। क्लियर है? बात करेंगे आज बिहार कृषि क्यों पिछड़ी है। तमाम तरह का अप्रोच जो भी है हम विकसित कर देंगे आपको। तो क्या लिखा? किसानों की दशा अच्छी नहीं है, और इस पर बाद में बात करेंगे। अच्छी नहीं है, ठीक है, समस्या पर तो बात करने ही जा रहे हैं। ये मोटा मोटी विशेषता बता रहे हैं। एक चौथी विशेषता जिस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे, पिछड़ी कृषि। क्या? एक मिनट, निर्वाहक कृषि किसको कहा जाता है? उसको निर्वाहक कृषि उस कृषि को कहा जाता है जिसमें कृषि कार्य केवल उदर पूर्ति के लिए किया जाता है, निर्वाह के लिए। ठीक है, तो हमारी आबादी बहुत अधिक है तो अपना ही पेट भरते हैं। हरित क्रांति हुई तो निर्यात भी कर सकते हैं। हालांकि बहुत चीजों का निर्यात करते हैं हम लोग, लीची का, आम का, मखाना का। मखाना में नंबर 1 पूरी दुनिया में। पूरे भारत से मखाना का जितना निर्यात होता है उसका अकेले 85% बिहार से होता है। ठीक है, मखाना को जीआई टैग भी मिला है ना। और किसको किसको जीआई टैग मिला है? लीची, शाही लीची बोलिए, जर्दालू आम, सबको पता है। हाँ चलिए, हाँ सबको पता है। ठीक, यहाँ निर्वाह कृषि समझ गए। ठीक है, अधिशेष कृषि कहते हैं जब उदर पूर्ति के बाद और निर्यात के लिए या बेचने के लिए भी खेती लोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पिछड़ी कृषि। चौथी विशेषता पिछड़ी कृषि, इसी पर तो बात करेंगे, बिहार कृषि पिछड़ी क्यों है। और पूरा बिहार, ठीक है, बिहार की राजनीति या बिहार का प्रशासन या बिहार का समाज, सबके सामने यही तो समस्या है, एक बड़ी समस्या। क्या? कृषि पिछड़ी। और इसके पिछड़ेपन को कैसे दूर किया जाए। बस कृषि के पिछड़ेपन को दूर कर दिया जाए, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, पिछड़ी कृषि है। क्यों है पिछड़ी कृषि? एक कारण बता दिए अभी, हम डेटा से बताया मैंने, उस आधार पर। क्या? हाँ, इसका तात्पर्य है क्या कि भूमि सुधार सही ढंग से नहीं हुआ। लैंड टू टिलर कार्यक्रम यहां सफल नहीं रहा। लैंड टू टिलर मतलब जो जोते उसका खेत, जो जोते उसका खेत। लैंड टू टिलर सफल नहीं रहा। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, अनुपस्थित भूस्वामित्व बड़े पैमाने पर प्रचलित है कि नहीं? जो बड़े किसान हैं, संपन्न किसान है, अच्छे किसान है। अच्छा किसान मतलब चरित्र से नहीं, उपज से। ठीक है, उपज से, जमीन से। जो अच्छे बड़े समृद्ध किसान है वो गांवों में नहीं रहते हैं। रहते हैं? नहीं रहते हैं, बाहर ही रहते हैं। अगर पुरानी पीढ़ी बची है तो थोड़ी बहुत दादा या पिताजी रह रहे हैं, वर्तमान पीढ़ी बाहर से ही, शहरों से ही खेती करवाते हैं। तो अनुपस्थित भूस्वामित्व बड़े पैमाने पर प्रचलित है। कहाँ? बिहार में। और लघु और सीमांत कृषक कितने? 75%। तो पिछड़ी होगी ये। ठीक है, और हर साल बाढ़ सूखा आना ही है। ठीक है, और बीज, उपकरण, सिंचाई या जो भी साधन है, संरचनात्मक कारक बताए थे ना, जिससे कृषि को गति मिलती है, पैदावार अच्छी होती है, कृषि की स्थिति अच्छी होती है। तो बताया था मैंने कि संरचनात्मक कारकों की सफलता किस पर निर्भर करती है? राजनीतिक प्रशासनिक कारकों पर। नहीं समझे? बताया था, याद है? कि संस्थागत कारक मतलब भूमि सुधार, और संरचनात्मक कारक मतलब ये सिंचाई, बीज, उपकरण, विपणन, विविधीकरण, ये सब किस पर?
संस्थागत और संरचनात्मक कारकों की सफलता किस पर निर्भर करती है? राजनीतिक और प्रशासनिक कारक पर। तो राजनीतिक प्रशासनिक कारक या इच्छा शक्ति की यहाँ कमी रही है। यहाँ आरंभ से ही राजनीति या तो व्यक्ति केंद्रित, जाति केंद्रित, परिवार केंद्रित, तीन बातें। क्या क्या? व्यक्ति केंद्रित, परिवार केंद्रित और जाति केंद्रित। परिणामतः विकास की राजनीति होती नहीं है और अस्थिरता बनी रहती है। जैसा कि अभी देख रहे हैं, प्रतिदिन पता चलता है कि कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। हो ना हो, लेकिन आभास जरूर देता है। ठीक है, ये हमारे बिहार की राजनीति की खूबी है। ठीक है, आभास जरूर देता है। काटे न काटे फुफकार जरूर मारे। ठीक है, पिछड़ी कृषि समझ गए क्या? अनुपस्थित भूस्वामित्व लिखिए। अनुपस्थित भूस्वामित्व की व्यापकता, छोटे एवं बिखरे खेत, बिखरे जोत, छोटे एवं बिखरे जोत। याद है, जोत बिखरा हुआ क्यों? क्या नहीं हुआ जिसके कारण जोत बिखरा हुआ? कंसोलिडेशन की कमी। याद आ गया? जोत छोटा है वो क्यों? भूमि सुधार, मतलब कंसोलिडेशन की कमी। और बिखरे हुए खेत है, छोटे जो, एक तो कंसोलिडेशन की कमी आई और लैंड रिफॉर्म सही ढंग से, काश्तकारी सुधार सही ढंग से नहीं हुआ, जमींदारी उन्मूलन सही ढंग से नहीं हुआ। लिखिए, अनुपस्थित भूस्वामित्व, छोटे एवं बिखरे खेत, सिंचाई सुविधाओं की कमी, प्राकृतिक आपदा, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। एक मिनट, जनसंख्या का तेजी से बढ़ना और कृषि के पिछड़ेपन में क्या संबंध है? जोत का आकार छोटा और कृषि पर निर्भरता अधिक होगी। परिणामतः किसानों की निवेश क्षमता कम होगी, क्योंकि अधिकांश क्या करेंगे? उदर पूर्ति में, ठीक है, भोजन में खत्म कर देंगे, अनाज बेचने के लिए नहीं करेंगे, निर्वाह में कृषि करेंगे। तो जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, प्राकृतिक आपदा लिख दिए ना, और क्या लिखिएगा? एक बड़ा कारण राजनीतिक प्रशासनिक भी दे दीजिए। और एक मिनट, संस्थागत समस्या जो मैंने बताया, अनुपस्थित भूस्वामित्व, वो क्या हो गया? संस्थागत समस्या। संरचनात्मक समस्या या कारक, वही बीज, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक, अत्याधुनिक उपकरण वगैरह वगैरह। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ क्या कहते, चौड़ क्षेत्र की कमी नहीं है, जिसमें लगभग वर्ष में अधिकांश समय क्या रहता है? पानी ही पानी रहता है। चौड़ क्षेत्र की कमी है। चौड़ क्षेत्र में क्या हो सकता है? सरकार को अब ध्यान में आया है। ठीक है, सरकार को अब ध्यान में आया है, क्या हो सकता है? मछली, मखाना, ये सब तो ट्रेडिशनल बातें हैं। और क्या हो सकता है? सोचिए, अब सरकार सोच रही है कि वहां सोलर एनर्जी पैदा करे। इतना खाली एरिया है ना, बड़ा एरिया, प्राइवेट सेक्टर को आमंत्रित कर दे और क्या कहते हैं, पैनल लगा दे हजारों एकड़ में। समझ में आ रही बात? नीचे में खेती या ऊपर से सोलर एनर्जी। समझ में आ रही बात? हजारों हजार एकड़ देखते हैं ना, खाली रहता है, पानी भरा हुआ है, जिसको क्या कहते हैं? चौर, मोइन, और क्या बोलते हैं? जल्ला, और क्या बोलते हैं? टाल। ठीक है, ये सब हमारे यहाँ भरा पड़ा है, वहां उसका कोई उपयोग नहीं होता है, बहुत कम। उस पर बात करेंगे हम लोग। सरकार ने प्लान बनाया है चौथा रोड मैप में उसका, ये सोलर एनर्जी,
उत्पादन के लिए वो निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया है, आइए लगाइए और ये कीजिए, हम सब्सिडी देंगे, प्रोत्साहन देंगे वगैरह वगैरह। तो पिछड़ी कृषि क्या क्या लिखे? हाँ, राजनीतिक एवं प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कमी, इतना ही लिखना है। एक टॉपिक तो हम बात करेंगे कि पिछड़ापन क्यों है, विस्तार से बात करेंगे। यहां तो केवल विशेषता बता रहे हैं। राजनीतिक प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण कृषि क्षेत्र में पिछड़ेपन की स्थिति पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में पिछड़ेपन की स्थिति पाई जाती है। ठीक है, और डाइवर्सिटी भी हमारे यहाँ पाई जाती है, विविधता। बहुत तरह के फल, खेती, अनाज वगैरह हमारे यहाँ होता है ना। पिछड़ी कृषि समझ गए क्यों? कौन कौन से कारक के? प्राकृतिक कारक, सुन लीजिए, दिखा तो दिए, समझा भी तो रहे, दोनों साथ साथ चल रहा है। समय को बचाने के लिए दोनों साथ साथ करें। प्राकृतिक कारकों से, उसके बाद संस्थागत कारक क्या? भूमि सुधार ना होना। संरचनात्मक कारक और बीज तो हो गया। राजनीतिक प्रशासनिक कारकों से क्या है हमारे यहाँ कृषि क्षेत्र में? पिछड़ेपन की स्थिति। ठीक है, और पांचवा आइए, विविधता। ये दोनों में कुछ दिखाई दिया? पहला और चौथा पॉइंट में कुछ समझ में आया? किसी विद्यार्थी में की योग्यता बहुत होती है, टैलेंट बहुत होता है, पढ़ता ही नहीं है। समझ में आई बात? टैलेंट अंदर बहुत छिपा हुआ है और दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। नहीं समझे? ये जो पॉइंट बता रहे हैं बहुत सोच समझ के बता रहे हैं, इसको ऐसे हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, जानना पड़ेगा ना कि पिछड़ेपन की बात क्यों हो रही है, क्योंकि संभावना है, संभावना नहीं रहती तब बात नहीं होती। और राजस्थान में किस कृषि के पिछड़ेपन की बात क्यों करेंगे हम? लद्दाख में क्यों करेंगे? समझ में आ रही बात? यहां क्यों कर रहे हैं? भावना है लेकिन दोहन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम आप आशा कीजिए कि आने वाले समय में अवसर मिले कि बिहार कृषि को इस योग्य बना दे कि पूरे भारत को अकेले बिहार खिला सके। अरे उम्मीद तो रखिए, जोर से बोलिए, जो होगा देखा जाए। लिखिए, विविधता, धरातल की प्रकृति, धरातल की प्रकृति, वर्षा की मात्रा, मिट्टी की उर्वरता, मिट्टी की उर्वरता में प्रादेशिक भिन्नता, है नहीं। यहाँ हमारा उत्तरी बिहार क्या है? मैदानी भाग है। दक्षिण पश्चिम बिहार क्या है? दक्षिण बिहार पठारी पर्वतीय भाग है, वहां सिंचाई के साधन कम है, प्राकृतिक स्रोत बहुत कम है। उत्तर बिहार में है। ठीक है, तो अलग चट्टानों की विविधता और सिंचाई की सुविधाओं, वर्षा की मात्रा की विविधता के कारण फसल में भी, कृषि क्षेत्र में भी विविधता पाई जाएगी। क्या लिखे? के कारण फसलों में विविधता पाई जाती है।
फसलों में विविधता पाई जाती है। ठीक है, तो विविधता जो पाई जाती है उसको लिख देते हैं हम लोग। हमारे यहाँ जो जो फसल या खाद्यान्न होते हैं, पहला फूड क्रॉप्स, क्या? खाद्य फसलें। खाद्य फसलें अंग्रेजी में कहते हैं फूड क्रॉप्स। क्या क्या? धान, गेहूं। लिखिए, धान, गेहूं, मक्का, चना, चावल, चावल तो वही, दाल, कैश क्रॉप्स, नकदी फसल। कैश क्रॉप्स क्या क्या हमारे यहाँ? क्या? गन्ना, जूट, चाय, तंबाकू, मक्का। मक्का सब हम लोग क्या पैदा कर रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण, इथेनॉल। क्या कर रहे हैं? इथेनॉल। क्या? पटसन हो गया। इसको नकदी फसल क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई किसान इसे खाने के लिए नहीं, कैश इकट्ठा करने के लिए, इसलिए क्यों क्या कहा था? कैश क्रॉप्स। क्या कहा था? और देखा यह गया है कि किसान जो आत्महत्या करते हैं वो अधिकांशतः किससे जुड़े होते हैं? कैश क्रॉप से। क्यों? फसल मारी गई तो गए, इसमें क्या हुआ? फसल मारा भी गया तो कुछ तो बचता है, तो पेट भरने के लिए तो हो जाता है। इसमें क्या है? अपना भी कुछ नहीं खा सकते हैं, आप पशु रखे हुए, वो भी तो तंबाकू खाएगा नहीं ना, गन्ना नहीं ना खाएगा, जूट नहीं ना खाएगा, नहीं समझे? अपने पेट पर भी लात पड़ गया और पशुओं के भी, तो कहीं उपाय नहीं मिलता है तो आत्महत्या है। और भी कारण है आत्महत्या के, ये बताया आपने। ठीक है, तीसरा रेशेदार फसल, फाइब्रस फ्रूट क्रॉप्स। कपास, जूट, रेशेदार फाइब्रस क्रॉप्स। इसका उदाहरण में कपास, जूट। फ्रूट क्रॉप्स, फल, इसको फ्रूट क्रॉप्स भी कहते हैं। बताना पड़ेगा। क्या? आम, केला, लीची। बिहार सरकार ने प्लान बनाया है, तीसरे रोड मैप में ही प्लान बनाया था, चौथे रोड मैप में भी है कि हर भारतीय की थाली में एक बिहारी व्यंजन हो। हर भारतीय के थाली में एक बिहारी व्यंजन हो। तो कौन कौन ऐसा व्यंजन है बिहार में? और आम का महीना रहेगा तो ही रहेगा। तो ये कैसे हो सकता है? फूड प्रोसेसिंग से। कैसे हो सकता है? फूड प्रोसेसिंग से। ठीक है, फूड क्रॉप्स हो गया। पेय फसल, बीवरेज, बीवरेज क्रॉप्स जैसे चाय,
बीवरेज, BEVERAGE, बीवरेज क्रॉप्स। क्या हुआ? जैसे चाय है, चाय कहाँ, चाय की खेती कहाँ होती है हमारे यहाँ? हाँ लिख सकती है, गन्ना भी। हाँ तो वो भी पीते ना जूस। अब मैंगो भी लिख दीजिए, सबका बन जाएगा। हाँ, भात का भी बनता है, चावल का, चावल का या भात का ही? भात ही हुआ, उबला हुआ चावल। चलिए, मसाले भी होते हैं हमारे यहाँ, स्पाइसेस। मसाले कौन कौन सी? मिर्च लिखिए, हमको भी पता है। मिर्च, हल्दी, अदरक, इत्यादि। क्या? कुल मिलाकर प्राकृतिक दशा अनुकूल है, लेकिन अनुकूल प्राकृतिक दशा है, आजीविका का आधार है, लेकिन निर्वहन प्रकार की ही कृषि की जाती है और कृषि में पिछड़ेपन की स्थिति है। ठीक है, बिहार कृषि की विशेषता क्या हो गई? अनुकूल प्राकृतिक दशा के कारण हमारे यहाँ कृषि क्षेत्र में विविधता पाई जाती है, बिहार के लोगों की आजीविका का आधार है। ठीक है, जनसंख्या अधिक होने के कारण गहन निर्वाहक प्रकार की कृषि की जाती है, लेकिन राजनीतिक प्रशासनिक कारकों से या अन्य कारकों के कारण परिणाम स्वरूप पिछड़ेपन की स्थिति मौजूद है। ये कंक्लूड हो गया सारा पॉइंट। भूमिका, ये भूमिका है, लास्ट में कंक्लूड की, सारा का निचोड़ हो गया। सारा का निचोड़ हम बोल रहे हैं, लिखना भी सीखिए क्या बोल रहे हैं। अनुकूल प्राकृतिक दशा के कारण कृषि क्षेत्र में विविधता पाई जाती है, आजीविका का आधार कृषि है, जनसंख्या अधिक होने के कारण निर्वाहक प्रकार की खेती की जाती है, संभावना तो बहुत है, लेकिन राजनीतिक प्रशासनिक कारकों या अन्य कारकों के परिणाम स्वरूप पिछड़ेपन की स्थिति व्याप्त है। लिखा दे कि लिख लीजिएगा? लिखिए लिखिए लिखिए। कुल मिलाकर अनुकूल प्राकृतिक दशा के कारण हरित क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति, की विशाल संभावनाएं, विशाल संभावनाएं मौजूद हैं। विशाल संभावनाएं मौजूद है। इंद्रधनुषी क्रांति, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। 7 रंग यहाँ भी देख लीजिए, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, रजत क्रांति, सब क्रांति का जोड़ दिया था, हो गया इंद्रधनुषी क्रांति। ठीक है, चलिए क्या लिखे? मौजूद है। ठीक है, धरातल की प्रकृति वर्षा की मात्रा में विविधता के कारण फसलों में भी विविधताएं पाई जाती हैं।
विविधता पाई जाती है। फसलों में विविधता पाई जाती है। बड़ी आबादी के कारण यहां गहन निर्वाहक प्रकार की खेती की जाती है। गहन निर्वाहक प्रकार की खेती की जाती है। यहाँ के लोगों की आजीविका का मुख्य आधार कृषि ही है। लेकिन प्राकृतिक समस्याएं, संस्थागत कारकों, संरचनात्मक कारकों, एवं राजनीतिक इच्छा शक्ति, राजनीतिक प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण कृषि क्षेत्र में पिछड़ेपन की स्थिति व्याप्त है। पिछड़ेपन की स्थिति व्याप्त है। चलिए अब चलते हैं समस्या, ये विशेषता समझ गए? कोई दिक्कत है? नहीं ना? अनुकूलता, आजीविका, गहनता, विविधता और पिछड़ापन, 5 शब्दों में अनुकूलता, आजीविका, गहनता, विविधता और पिछड़ापन। किसको किसको याद हो गया? सोच के, 1 मिनट सोच के चलिए याद कीजिएगा घर पे। अब चलते हैं समस्या और समाधान, साथ साथ करते हुए चलते हैं। बिहार कृषि समस्या एवं समाधान। आप लोग पैरावाइज लिखिएगा, समझाने के लिए यहाँ डायग्राम बनाएंगे ही ना, बाद में डायग्राम भी उतार लीजिएगा। बिहार कृषि समस्या एवं समाधान। सबसे पहली समस्या तो प्राकृतिक है, जिस पर हमारा नियंत्रण न के बराबर है। समस्या के साथ साथ समाधान भी लिखते जाएंगे। पहले प्राकृतिक समस्या लिखते हैं, उसके बाद समाधान लिख देंगे।
प्राकृतिक समस्या में क्या क्या है भाई? सबसे पहली समस्या जो हमारे यहाँ है वो है आपदा की, प्राकृतिक आपदा की। आपदा कौन कौन सी, पहले सुन लीजिए। आपदा कौन कौन सी हमारे यहाँ? बाढ़, सूखा, ये प्राकृतिक समस्या हमारे यहाँ मौजूद है। सुन लीजिए पहले। दूसरी समस्या है जल जमाव की, चौड़, माइन, टाल वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं क्षेत्र जिसमें जल जमाव की स्थिति रहती है। तीसरी समस्या हमारे यहाँ 15 से 16% बिहार सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भी, ठीक है, 15 से 16% पड़ती या बंजर भूमि है। क्या है? पड़ती या बंजर भूमि है। चौथी समस्या प्राकृतिक समस्या मृदा अपरदन की है। मृदा अपरदन को प्राकृतिक क्यों कह रहे हैं? बाढ़, सूखा होता है ना, अब विंड इरोजन भी होता है, सीट इरोजन भी होता है, गली इरोजन भी होता है हमारे यहाँ, ठीक है, खासकर नदियों के द्वारा। और कोसी मैया तो अपरदन के लिए विख्यात है, ठीक है। गंगा भी अपरदन करती है, कोसी भी करती है, सबसे ज्यादा कोसी करती है, ठीक है। और मृदा का अत्यधिक उपयोग, अत्यधिक उपयोग होता है तो क्या होता है? उर्वरता धीरे धीरे कम होती जाती है। तो यह क्षेत्र जो है बिहार, ये पूरे भारत का हृदय स्थल रहा है प्राचीन काल से ही, और घनी आबादी वाला ये क्षेत्र रहा है। तो यहाँ की मिट्टी का दोहन हजारों साल से होता रहा है, और बड़ी आबादी, तो अत्यधिक उपयोग। तो प्राकृतिक समस्या 5 तरह की है यहाँ। कौन कौन? एक बाढ़ और सूखा, दूसरा जल जमाव, तीसरा मृदा अपरदन, चौथा पड़ती एवं बंजर भूमि, पांचवा मृदा का अत्यधिक उपयोग। ये सारी समस्याएं क्या है? प्राकृतिक। क्लियर है? सभी एक एक करके बात करते हैं। पहला चलते हैं आपदा। पहला प्राकृतिक आपदा, इसलिए हम यहां आपदा नहीं लिखे, समस्या लिखे, नहीं समझे? एक से अधिक क्या है? समस्या न है। समस्या में एक टाइप हुआ आपदा, और दूसरा टाइप हुआ जो आपदा नहीं है लेकिन सालों भर जल भरा रहता है, वो आपदा नहीं ना है, उसको अवसर बनाना है, हो जाएगा। तीसरा है पड़ती एवं बंजर, वो तो आपदा नहीं है। ये गौर कीजिए, प्राकृतिक समस्या लिखे हैं हम। क्लियर है? पहला क्या? प्राकृतिक आपदा। उत्तरी बिहार में कोसी, कमला, गंडक, क्या लिखे? कोसी, कमला, गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा। महानंदा नदी हमारे यहाँ बहती है, मालूम है ना? घाघरा, आदि नदियों के किनारे लगभग प्रत्येक वर्ष
वर्षा ऋतु में बाढ़ से भारी क्षति होती है। बाढ़ से भारी क्षति होती है। इससे किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही राहत एवं पुनर्वास पर भी भारी व्यय होता है। पहला चेंज, दक्षिण पश्चिम बिहार प्रायः सूखाग्रस्त रहता है। जहां सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती है, वहां उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब यहां पर ये है समस्या, उत्तर बिहार बाढ़ से सरप्लस ऑफ वाटर, जलाधिशेष, अतिरिक्त जल की समस्या से ग्रस्त है। और दक्षिण बिहार जलाभाव, सूखा मतलब जलाभाव। तो एक जगह एक जगह ओवरफ्लो है, एक जगह क्या है, स्कार्सिटी है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमी है। क्या है? मैनेजमेंट की कमी है। क्या किया जाए? अतिरिक्त जल के बहाव को मोड़ दिया जाए। किधर? दक्षिण की ओर। इधर बाढ़ की समस्या खत्म, इधर सूखा की समस्या खत्म। हालांकि ये काफी वित्तीय, ठीक है, इसमें काफी वित्त की जरूरत पड़ेगी, धन की जरूरत पड़ेगी, संसाधन की जरूरत पड़ेगी, राजनीतिक प्रशासनिक इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है। तो लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण 1950 के दशक से ही नेपाल सरकार से बातचीत चल रही है, कभी चलती है, कभी रुकती है, लेकिन अपने अंजाम तक नहीं पहुंचती है। और इसका एकमात्र कारण है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। हाल ही में पटना हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया है कोसी विकास प्राधिकरण के गठन का, जिसमें भारत सरकार, बिहार सरकार और नेपाल सरकार के प्रतिनिधि होंगे एवं अन्य प्रतिनिधि होंगे। और इनको यही करना है कि कैसे जो प्रतिवर्ष बाढ़ लाती है नदियां, तो उन पर ये नियंत्रण कैसे पाया जाए। तो उन पर नियंत्रण पाने का तरीका है, इन सभी नदी, बिहार में जो नदियां हैं इनका जलग्रहण क्षेत्र कहाँ है? नेपाल। तो वहां पर हाई डैम बना दिया जाए। क्या? हाई डैम बना दिया जाए, ठीक है। एक है सप्तकोशी हाई डैम है, तो बना दिया जाए तो क्या होगा? बाढ़ पर नियंत्रण होगा। बाढ़ पर नियंत्रण तो होगा ही, परिणाम तक खेती बम्पर खेती होगी। क्या होगी? बम्पर खेती होगी। और बिजली भी इतना अधिक होगा कि हम नेपाल को भी दे सकते हैं, बांग्लादेश को भी दे सकते हैं, ठीक है, कुछ योगी जी को भी दे देंगे,
ठीक है, हेमंत सोरेन को भी दे देंगे। झारखंड में तो बिजली बहुत है, तो अपना भी और बाहर भी, अपने किसानों को फ्री में दे देंगे बिजली। समझ वाली बात। तो ये संभावना है, बहुत व्यापक संभावना है। दोहरा काम होगा, एक तो बाढ़ पर नियंत्रण होगा और बिजली भी बहुत अधिक। और मान लीजिए हाई डैम कहीं बनता है तो बहुत उसके बहुत सारे फायदे होते हैं, हालांकि नेगेटिव भी है लेकिन फायदे भी बहुत हैं। तो वर्षों से यह उपेक्षित रहा है, यह समस्या उपेक्षित रही है, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो पटना हाईकोर्ट ने इस साल इसी कुछ महीने पहले ये जारी किया है, एक डिसीजन दिया है, निर्देश दिया है। क्या? कोसी विकास प्राधिकरण के गठन का, जिसमें कौन कौन शामिल हो गए। ये लेटेस्ट न्यूज है, ये लेटेस्ट न्यूज है। भारत सरकार, बिहार सरकार और नेपाल सरकार के प्रतिनिधि को शामिल करने की बात कही गई है। तो एक तो क्या हो गया, जलग्रहण क्षेत्रों में हाई डैम बना दिया जाए। दूसरा, उत्तर और दक्षिण की नदियों को जोड़ दिया जाए। तीसरी समस्या यहां है, दक्षिण बिहार में क्या है, सूखा की समस्या। तो सूखा की समस्या पर नियंत्रण के लिए क्या, वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दिया जाए। कुएं, नलकूप, तालाब, नहरों की व्यवस्था की जाए। और वाटर हार्वेस्टिंग समझते हैं ना, पढ़ा है ना, खेत का पानी खेत में, इलाके का पानी इलाके में, और घर का पानी घर में। घर का पानी घर में कैसे होगा, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग। खेत का पानी खेत में, मेड़बंदी, और इलाके का पानी इलाके में, चेक डैम, रोको बांध। याद आया? हाँ, तो कौन क्या क्या बताया मैंने, प्राकृतिक समस्या जो ये बाढ़ और सूखा का क्या क्या बताया, सुन लीजिए, याद कर लीजिए, दिमाग में हटा लीजिए, कई बार ये बात कहेंगे हम कि क्या क्या बताया मैंने। नेपाल से बातचीत को आगे बढ़ाकर हाई डैम बनाया जाए नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में। दूसरा, अमृत क्रांति, नदी जोड़ो। तीसरा, वाटर हार्वेस्टिंग, खेत का पानी, घर का पानी, इलाके का पानी। चौथा, खो गया, कुएं, नलकूप, तालाब, नहर, ठीक है, कि समुचित व्यवस्था। नहर बना दिए और नहर का समुचित देख रेख नहीं हो तो नहर ठीक से काम नहीं करेगा। जिस तरह बिहार में एक सोन नहर प्रणाली है, बहुत अच्छी स्थिति में है, सोन नहर प्रणाली बहुत अच्छी स्थिति में है। बाकी भी ठीक है, जैसे कोसी नहर प्रणाली है और गंडक है ना। 3 बड़ी परियोजनाएं हैं हमारे बिहार में। कौन कौन? सोन, कोसी और गंडक। इन तीनों के बिना हम बिहार के बारे में, बिहार के विकास के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। तो समझ गए? क्या क्या समझे? कितने प्राकृतिक समस्या का समाधान बताए, कैठो बताए? 4 लिखिए। समस्या लिख रही है ना, हाँ, समाधान लिखिए। प्राकृतिक समस्या में क्या था, बाढ़ एवं सूखा। बाढ़ से क्या होता है भाई, एक क्षति तो होती ही है और व्यय बढ़ जाता है और किसान की दुर्दशा होती है। समाधान क्या है? समाधान में लिखिए, उचित जल प्रबंधन के द्वारा या समुचित जल प्रबंधन के द्वारा प्राकृतिक आपदा की समस्या का समाधान किया जा सकता है। उचित जल प्रबंधन के द्वारा प्राकृतिक
हाँ? क्या क्या कह रही है? की समस्या ठीक तो है, का समाधान किया जा सकता है। ओ ये हो गया था। उचित जल प्रबंधन के द्वारा प्राकृतिक प्राकृतिक आपदा से जुड़ी समस्या समस्याएं हैं तो है क्या का समाधान किया जा सकता है। क्या हो रहा है? से जुड़ी समस्या इसको तो ऑफ कर दे। समाधान किया जा सकता है। क्या हो रहा है? समस्या इसको तो ऑफ कर दे। कौन? कौन यूट्यूब चैनल? कहाँ है चलो? कौन? कहाँ से आवाज आ रहा था? इससे तो नहीं हो रहा है, ये तो बहुत देर से चलाए हुए थे। क्लियर हुआ? हाँ, आवाज आ रही है? हेलो, ठीक है। हाँ, क्या हुआ था? चालू तो है यूट्यूब। अच्छा, पीछे में। चलिए चलिए, क्लियर हो गया इधर? ठीक हुआ? ये ऑफ कर दो, ऑफ कर दो, ऑफ कर दो। पार्ट 2 कर देंगे। कर दिए? हाँ, ब्रेक दे रहे, ब्रेक। पंद्रह मिनट का ब्रेक दे रहे हैं, आ जाइए।